वेलकम स्टूडेंट्स। देखो कल अपन पढ़ रहे थे बेयली निर्देश तंत्र, विशिष्ट लंबिक निर्देश तंत्र में अपन चर्चा कर रहे हैं बेयली निर्देश तंत्र के ऊपर। अपन ने बेयली निर्देश तंत्र के अंदर h1 h2 h3 की वैल्यूज निकाली थी। देखो बच्चों, बेयली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर अपन ने ρ = c1 एक समाक्ष बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर चर्चा की थी। सेकंड जो है ϕ = c2 तल के लिए चर्चा की थी जो अर्धसमतल तल होता है। और थर्ड जो है z = c3 एक वर्ताकार समतल कह सकते हैं और z = 0 पर ये xy समतल होता है, जहां ρ ϕ और z क्या है बेलन के कोऑर्डिनेट है। तो देखो बच्चों, हमने क्या क्या निकाला था, इसके अनुदिश एकांक सदिश भी अपन ने निकाल लिए थे। तो वक्ररेखी निर्देश तंत्र एवं बेयली निर्देश तंत्र में जो संबंध है वो हमारे संबंध क्या क्या थे। देखो, अनुदिश एकांक सदिश वक्ररेखी में E1 कहते हैं, इसमें E0 गैप था, E2 की वैल्यू कितनी थी E5 गैप और E3 की वैल्यू EZ गैप। इनकी आवश्यकता होगी तो लास्ट जो इक्वेशन कल लिखी थी वो अपन दोबारा डिनोट कर रहे हैं। h1 की जो वैल्यू थी क्या आई थी स्टूडेंट्स 1 आई थी, h2 की जो वैल्यू थी वो ρ आई थी और h3 की जो वैल्यू है वो भी 1 प्राप्त हुई थी। किसी सदिश A वेक्टर में A1 को कहते हैं स्टूडेंट्स a ρ, A2 को कहते हैं A5 और A3 को कहते हैं बच्चों AZ। और कंडीशन अपन ने मानी थी कि इसके अंदर आप जो है कोऑर्डिनेट्स जो है U1 को क्या लिखोगे ρ, U2 को क्या डिनोट करोगे ϕ और U3 को डिनोट करेंगे अपन Z से। ठीक है बच्चों, तो ये इन चीजों की आवश्यकता होगी और भी अपने को जो भी आवश्यकता होगी अपन लिखेंगे। अब बेयली निर्देश तंत्र के लिए सर्वप्रथम अपन निकालते हैं बच्चों प्रवणता। बेयली निर्देश तंत्र के लिए अदिश फलन ϕ की प्रवणता। तो देखिए बच्चों, प्रवणता हम जानते हैं प्रवणता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ। E1 कैप अपॉन H1 डेल ϕ अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल ϕ अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल ϕ अपॉन डेल U3। प्रवणता की जो इक्वेशन है अपन जानते हैं, ये इक्वेशन 1 इसे कह दो और इक्वेशन 2 ये प्रवणता के लिए डिनोटेड हुई। अब अपने को क्या करना है, ये तो वक्ररेखी के लिए, किसके लिए है वक्ररेखी निर्देश तंत्र के लिए है। अपन क्या इसके लिए लिखेंगे, अतः बेयली के लिए इक्वेशन 1 को 2 में पुट करने पर तो करो स्टूडेंट्स, डेल ϕ की जो वैल्यू है अपने पास में देखो E1 कैप का मान वहां पर क्या है E ρ कैप डिनोट कर दिया अपॉन H1 की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। E ρ कैप डॉट डेल ϕ अपॉन डेल U1 का मान कितना है स्टूडेंट्स, U1 की वैल्यू है ρ, तो डेल ϕ अपॉन डेल ρ प्लस E2 कैप की वैल्यू क्या है देखो E5 कैप अपॉन H2 का मान कितना होता है ρ, डेल ϕ अपॉन डेल U2 की वैल्यू कितनी है 5, डेल ϕ अपॉन ये ϕ अपना फलन है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दो। ये अपना ϕ जो है जिसके सापेक्ष कोऑर्डिनेट है एक ϕ और एक ϕ फलन है, प्लस EZ E3 की वैल्यू क्या है EZ कैप अपॉन S3 की वैल्यू 1 डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है, तो डेल ϕ अपॉन डेल U3 की वैल्यू क्या है डेल Z। ओके, ये इक्वेशन जो 3 आ गया वो अपना किसका आ गया प्रवणता का।
ठीक है, आगे इसी प्रकार क्या निकालेंगे हमें, डाइवर्जेंस। तो सेकंड या स्टार लगा करके पॉइंट लगा करके लिखो, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए सदिश ए वेक्टर का डाइवर्जेंस। तो देखिए बच्चों, डाइवर्जेंस आप शो करोगे कि हम जानते हैं, मैंने कहा था कि इक्वेशन जो मैं निकाल रहे हैं वो डाइवर्जेंस कर्ण और प्रवणता की, इनको आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन जो है ध्यान में रहनी चाहिए, तभी आप बेलनी के लिए और गोलीय के लिए निकालोगे, जैसे कार्तीय के लिए निकाली थी। हम जानते हैं वक्ररेखी के लिए, वक्ररेखी निर्देश तंत्र के लिए क्या जानते हो कि डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों स्टूडेंट्स, 1/h1 h2 h3 कोष्ठक j/del u1 a1 h2 h3 प्लस del/del u2 a2 h1 h3 प्लस del/del u3 a3 h1 h2। ये फॉर्मूला जो है अपना ध्यान में रहना चाहिए आपको, a2 h1 h2 मैच कर सकते हो आप कि जो वैल्यू है अपने पास में यही होती है क्या, del/del u1 a1 h2 h3, डाइवर्जेंस की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 को 2 में पुट करो, या इसे आप इक्वेशन जैसे 3 हो गया तो 4 दे देते, यानी कि 4 में पुट करो। तो करो बच्चों, देखिए फिर डाइवर्जेंस की वैल्यू बेलनी निर्देश तंत्र के लिए क्या आती है। तो देखिए 1/h1 h2 h3 इंटू में है, h1 h2 h3 का मान कितना होता है, तीनों का ही इंटू में रो है, क्योंकि 1 h1 की h3 की भी 1 होती है। फिर देखो कोष्ठक के अंदर del/del u1 का मान कितना है, रो है, तो del/del रो a1 की वैल्यू कितनी है, a रो, h2 h3 का मान कितना है, रो 1 a रो डॉट रो, बताओ ऐसे ही लिखना है आपको। फिर देखिए प्लस del/del u2 की वैल्यू कितनी है 5, del/del 5 a2 की वैल्यू कितनी है a5, h1 h3 की वैल्यू 1 है, प्लस del/del u3 की वैल्यू del/del z, a3 की वैल्यू az, h1 h2 की वैल्यू डॉट रो। देखो इसको आराम से, देखो इसको आप चेंजेस करके भी लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अलग अलग इनको इंटू करके अंदर मल्टीपल करके भी आप इक्वेशन को लिख सकते हो इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो रो है वो क्या हो जाएगा, इनसे कैंसिल भी हो जाएगा आगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा चेंज भी लिख सकते हो। कैसे, देखो डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका ये भी होता है बच्चों, डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर, इसको ऐसे भी अपन लिखते हैं, या div डॉट ए वेक्टर भी इसे लिख सकते हो। डाइवर्जेंस को डिनोट करने का तरीका ये भी है, डेल से डिनोट करते हैं, इसे डाइवर्जेंस भी कहते हैं। 1/रो, इससे इंटू कराओगे तो देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, डेल ए रो अपॉन, रो को पहले लिख दो तो अपॉन डेल रो, प्लस डेल ए 5 अपॉन डेल 5 1/रो, अंदर मल्टीपल कर रहा हूँ, प्लस यहाँ देखो रो अपॉन रो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, यहाँ रो से रो कैंसिल, यहाँ रो से रो कैंसिल, इसके अंदर आ जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डेल ए रो अपॉन डेल रो प्लस 1/रो डेल ए 5 अपॉन डेल 5 प्लस डेल ए जेड अपॉन
थोड़ा मैंने इसको सिंपली सोल्व कर दिया तो इससे अपनी इक्वेशन लास्ट में क्या आएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि डाइवर्जेंस के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का, और अगर अपन कर्ल निकालेंगे तो इसी चीज को कर्ल के साथ में ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ऐसे क्रॉस से भी डिनोट करते हैं, कर्ल क्रॉस ए होगा। वैसे देखो कर्ल कैसे तो लिखते हैं, कर्ल ए वेक्टर, इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कर्ल क्रॉस ए वेक्टर। वैसे डाइवर्जेंस को डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर, डाइवर्जेंस का अदिश गुणनफल होता है और कर्ल का सदिश गुणनफल। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं, आप वैसे डायरेक्ट आप डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर भी जो लिख रहे हो वो भी लिख सकते हो। अपन इसको सोल्व कर दिया, ये तो वन आ गए। थर्ड अपन निकालेंगे हम कर्ल की वैल्यू पहली निर्देश तंत्र के लिए। देखो तो कर्ल का जो समीकरण था अपना किसी सदिश ए वेक्टर के लिए, वो फॉर्मूला देखो अपने को याद होना चाहिए। अगर देखो स्टूडेंट्स आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है कर्ल का, तो बताओ पहले निर्देश तंत्र के लिए निकाल पाओगे क्या? अगर वो भी याद है और आपको ये इक्वेशन 1 याद नहीं है पहले निर्देश तंत्र के जो मापांक आपने निकाले हैं, फिर भी आप ये निकाल सकते, तो आपके ध्यान में इक्वेशन 1 भी होनी चाहिए। तो देखो पहले निर्देश तंत्र के लिए, निर्देश तंत्र के लिए सदिश ए वेक्टर का कर्ल ए वेक्टर तो क्या होगा, हम जानते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए कर्ल ए वेक्टर का मान इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3, थोड़ा सा ब्रैकेट पे लिख देते हैं इसको आसानी से आ जाएगा। कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3। यहाँ पे देखिए E1 h1 था, E2 कैप h2 था, E3 कैप h3 था। फिर देखो डेल अपॉन डेल U1 है, डेल अपॉन डेल U2 और डेल अपॉन डेल U3। थर्ड पार्ट था अपना A1 H1, A2 H2 एंड A3 H3। इक्वेशन नंबर 5 उसमें दे दोगे तो ये 6 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब पहली निर्देश तंत्र के लिए देखो आप डिनोट करोगे कर्ल, पहली निर्देश तंत्र के लिए कर्ल की वैल्यू निकालोगे तो वही क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 जो है इसको 6 में पुट कर दोगे, 1 को 6 में पुट कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3 का मान देखिए क्या है, 1 अपॉन रो, थैंक यू। फिर उसके बाद में देखिए E1 कैप h1, E1 कैप को E रो कैप h1 की वैल्यू 1 क्या आ जाएगा, E रो कैप, E2 कैप h2, E2 कैप E5 कैप और h2 की वैल्यू रो, तो रो E5 कैप रो डॉट E5 कैप कर देना। E3 कैप की है EZ कैप h3 की वैल्यू 1। ओके, आगे देखिए डेल अपॉन डेल U1 का मतलब डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल U2 का मतलब डेल अपॉन डेल फाई और डेल अपॉन डेल U3 का मतलब डेल अपॉन डेल Z। A1 H1, A1 का मतलब A रो, H1 का मतलब 1, A2 का मतलब A5, H2 का मतलब रो, A5 डॉट रो, A3 का मतलब AZ और H3 का मतलब 1। इक्वेशन जो 7 है पढ़ी वो क्या आई है, पहली निर्देश तंत्र के लिए कर्ल का मान है। अब देखो अपना जो है थर्ड जो है ये अपन ने पहले निर्देश तंत्र के लिए निकाल ली, तो अपन ने कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिए, कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ लिया फर्स्ट तो वक्र रेखी के आधार पर, और सेकंड अपन ने पढ़ लिया पहली निर्देश तंत्र। अपना जो थर्ड अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसकी आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र होता है बच्चों। देखो गोलीय निर्देश तंत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए कि गोलीय निर्देश तंत्र के लिए गोले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं।
कोऑर्डिनेट सिस्टम से मतलब तीन तल से मिलकर के अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्ररेखा से मैच होगा। तो अपना थर्ड और लास्ट सिलेबस में तीन ही है। थर्ड है गोलीय निर्देश तंत्र, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले गोले के जो है कोऑर्डिनेट्स जो है r, थीटा और फाई होते हैं, सबको आना चाहिए। और ये जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम वक्ररेखा से मैचिंग करेगा तो r इक्वल टू c1 तल होगा एक इसमें, सेकंड इसमें थीटा इक्वल टू c2 तल होगा और थर्ड इसमें फाई इक्वल टू c3 तल होगा। अपन गोले का डायग्राम बना करके c1, c2 और c3 ये कांस्टेंट होते हैं और इन तलों से जैसे वैसे अपन पहले में पढ़ रहे थे, इन दो के प्रतिच्छेदन से देखो वैसे ही क्या प्राप्त होगा अपने को, e फाई क्या है अनुदिश एकांक सदिश इसका, इन दो के प्रतिच्छेदन से e r क्या और इन दोनों के प्रतिच्छेदन से e थीटा है। ऐसे यानी कि दो तलों के या दो कोऑर्डिनेट्स के प्रतिच्छेदन से थर्ड कोऑर्डिनेट के अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का जो पार्ट अपन पढ़ेंगे कल। थैंक यू ऑल ऑफ